हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री की बुक नंबर 2। ये इतिहास का भाग 2 है हमारे अतीत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 12 तक के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं। होपफुली हम इस बुक को जल्दी कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बुक का बड़ा भाग हम इसी वीडियो में कवर करें, या संभव हुआ तो इसको कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले क्लास 8 का जो भाग 1 है वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ कंप्लीट बुक। उसमें 6 चैप्टर हैं और 7 से 12 तक के जो चैप्टर हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। इंडेक्स वगैरह हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ये सभी चीज़ें इंडेक्स में हैं, आप चैप्टर के नाम देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 7 चैप्टर दिया गया है वह है बुनकर, लोहा फैक्ट्री, लोहा बनाने वाले फैक्ट्री, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत सूती वस्त्र से हुई है। तो मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जिससे हम जल्दी इस बुक को भी कवर कर पाएंगे और टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा। होपफुली आपको चीज़ें ऐसे क्लियर भी होंगी और अच्छे से समझ में भी आएंगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखना शुरू करें तो दिया गया है 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है हमारे पास। आप इस बुक के अंदर समझेंगे कि भारत के पश्चिमी तट गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते में होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो जब यहाँ पर डच और ब्रिटिश व्यापारी के 17वीं सदी में आए तो उन्होंने इस बंदरगाह का इस्तेमाल किया और 18वीं सदी तक इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। कैसे गिरने लगा आप देखेंगे कि भारत में एक समय पर सूती वस्त्र मिल बहुत ज़्यादा पीक पर था, सूती वस्त्र उद्योग, और एक समय ऐसा आया कि सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। कारण क्या था उस चीज़ को हम समझेंगे। इस अध्याय में बेसिकली हमको 2 उद्योगों के बारे में पढ़ना है। एक तो लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, और दूसरा हमको कपड़ा उद्योग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। देखो, आप एक बात समझेंगे इस अध्याय में कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो भारत में उद्योगों की कैसी दशा थी। आप ये भी समझ पाएंगे यहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों उद्योग क्यों महत्वपूर्ण हैं। अगर बात यहाँ पर हम ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन के अंतर्गत वो सूती कपड़े का मशीनी उत्पादन वो 19वीं सदी तक बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था, और ब्रिटेन 19वीं सदी तक एक औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति के कारण या सूती उद्योगों के कारण या सूती और लौह इस्पात उद्योगों के पनपने के कारण किस देश को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, तो ये ब्रिटेन को कहा जाने लगा 1850 के दौर में। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय के औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर अंग्रेज़ों की विजय में गहरा संबंध कैसे था, तो आप ऐसे समझेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो व्यापार करने के लिए भारत आई और धीरे धीरे उसने भारत के भूभागों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो भारत में कब्जा करना शुरू कर देती है तो कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी कच्चे माल के तौर पर और उसे इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। तो इससे होता क्या था कि भारत से सामान खरीदती थी, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में बेच देती थी। इससे उनको गहरा मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, उद्योग बढ़ने लगे, तो औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार देखने को मिले और ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। अब इस प्रकार से आगे क्या देखने को मिलता है हमें कि जहां ब्रिटेन पहले भारत से वस्तुएं खरीदता था, इंडिया से खरीदता था, इंग्लैंड में बेच देता था, अब इंग्लैंड में औद्योगिकरण इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हो गई तो वहां बनने वाला कपड़ा, वहां बनने वाले सामान भारतीय बाज़ारों में अंग्रेज़ लेकर के आए, और क्योंकि वहाँ पे मशीनी उत्पादन था तो ये सामान भारतीय बाज़ारों में सस्ते उपलब्ध होने लगे, जिससे भारत में बनने वाले सामान को काफ़ी क्षति हुई। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे भारतीय कपड़े की और विश्व बाज़ार की तुलना करें कि भारत में कपड़े की स्थिति क्या थी, कैसा व्यापार था, वो आपको यहाँ पे बताया गया है।
यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र को हम पटोला बुनाई कहते हैं। पटोला बुनाई बेसिकली अहमदाबाद और पाटन में होती थी, पाटन गुजरात के अंतर्गत, और इंडोनेशिया इस बुनाई का सबसे बड़ा बाजार था। ये जो बुनाई थी इसका सबसे बड़ा खरीदार देश था इंडोनेशिया। धीरे धीरे इंडोनेशिया की परंपरा में ये बुनाई शामिल हो गई। तो जब बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा किया तो उससे काफ़ी पहले 1750 ईस्वी के आसपास अगर आप देखेंगे तो भारत में जो कपड़ा उत्पादन था वो दुनिया में उसके बाद काफ़ी बाद जो है दुनिया में वो कपड़े उत्पादन का प्रभाव देखा। जबकि भारत का कपड़ा उत्पादन बहुत पुराना था। भारत में बड़े लंबे समय से जो है वो उच्च गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए जो कपड़ा था वो दुनिया भर में मशहूर था। और भारत में बना ये जो कपड़ा था ये दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और पेनांग इन द्वीपों में बहुत प्रसिद्ध था। इंडोनेशिया इस कपड़े का बहुत बड़ा खरीदार राष्ट्र था। इसके साथ साथ पश्चिमी और मध्य एशिया में भी इन कपड़ों का भारी व्यापार होता था। तो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप बेचने के लिए भारतीय कपड़े को खरीदती थी। और भारतीय कपड़े की इतनी विशेषता थी कि अगर आप देखोगे तो भारतीय बुनकरों के जो हुनर था वो इस कपड़े के अंतर्गत छपा हुआ था। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन याद रखना कि आपको यहाँ पर जो कपड़ा भारत में बुना जाता था या छपाई किया जाता था या रंगा जाता था उसको अलग अलग शब्द जो है यहाँ पर दिए गए। ये शब्द आपको भी ध्यान रखने हैं। जैसे जो बारीक बुनाई वाले कपड़े होते थे उनको अंग्रेज़ों ने मसलिन कहा, मसलिन या मलमल कहने लगे। ये शब्द जो है खूब प्रचलित हो गया। जब पुर्तगाली भारत में आए तो उन्होंने कालीकट में डेरा डाला। आप जानते हैं वो मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी यहाँ से लेते थे। और कालीकट से निकलने वाले शब्द को, कालीकट में जो सूती कपड़ा मिलता था उसको कैलिको कहा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे पटोला बुनाई है तो पटोला बुनाई अहमदाबाद और सूरत में होती थी। ऐसे ही कालीकट में मिलने वाला जो शब्द, कालीकट में मिलने वाला जो कपड़ा था इसको कैलिको कहा जाता था। और जो बारीक बुनाई का कपड़ा होता था, बारीक बुनाई वाले सूती कपड़े होते थे, उन कपड़ों को मसलिन या यहाँ पर मलमल कहा जाने लगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे शब्द जो है वो भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। अगर यहाँ पर आप एक ऑर्डर देख पा रहे होंगे तो ये ब्रिटिश सरकार का उस दौरान का एक ऑर्डर है, एक बही का पेज दिया गया है यहाँ पर। और अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें कीमतों को जो है ना वो वहीं से तय किया जाता था। कंपनी ऑर्डर देती थी भारत में कपड़े बनाने का और ऑर्डर के बाद ये थान के कपड़े जो है बना करके इंग्लैंड भेज दिए जाते थे। तो एक समय ऐसा था जब भारत में बनने वाला कपड़ा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से खरीदती थी, वहाँ बेच देती थी, और इसलिए इन कपड़ों का महत्व तो उन बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल होते थे। अब जो छापेदार कपड़ा शामिल होता था जिसमें छपाई की जाती थी, एक तो होता है जिसमें बुनाई की जाती है, एक होता है जिसमें छपाई की जाती है। तो जो छपाई किया जाने वाला कपड़ा था इसको कहा जाता था अंग्रेजी शब्द सिंट। सिंट शब्द आया है हिंदी के छींट शब्द से। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्ती वाले छोटे छोटे कपड़े को कहा जाता था और अंग्रेज़ों ने इसी से शब्द निकाला सिंच। 1680 के दशक तक इंग्लैंड में जो है छापेदार सूती कपड़ों की मांग ज़बरदस्त हो गई। इंग्लैंड के रईसी नहीं बल्कि भारत में बनने वाले कपड़ों को महारानी भी इंग्लैंड की जो है वो पहनती थी। बंडाना शब्द भी जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा, जबकि बंडाना जो है वो हिंदी के शब्द बांधना से लिया गया है। बंडाना बेसिकली सिर पर या गले में पहना जाने वाला एक चटक रंग का जो है छापेदार गुलूबंद प्रकार का कपड़ा होता था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक कपड़े का नाम दिया गया है जामदानी। जामदानी एक प्रकार का बारीक मलमल होता था और जिस पर करघे के सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इन रंगों का प्रयोग स्लेटी होता था। ये जामदानी बुनाई यहाँ पर दी गई है। तो ये बारीक मलमल होता था, इसमें प्रायः स्लेटी और सफ़ेद रंग का प्रयोग होता था। अगर आप देखेंगे तो सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी गोल्ड कलर के जो है धागे वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। और धीरे धीरे हमको क्या देखने को मिला कि बंगाल, ढाका, संयुक्त प्रांत, लखनऊ में जो है जामदानी बुनाई बहुत फेमस थी।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी बुनाई का नाम क्या है, वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप बाकी ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे नोट करना है। जैसे पटोला बुनाई बोलेगा आपके पास, तो सूरत और अहमदाबाद में ध्यान रखना है आपको। जैसे आपके पास यहाँ पर पूछेगा मसलिन या मलमल किसे कहते थे, तो बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन या मलमल कहा जाता था। कलीकट में मिलने वाला सूती कपड़े के लिए कैलिको शब्द प्रचलित किया गया। जमादानी आपको ध्यान रखना है, ये बारीक मलमल होता था। कहाँ कहाँ मिलता था, बंगाल, ढाका, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इनमें जो है ये जमादानी कपड़ा वगैरह मिलता था। छींट क्या है, छींट छापेदार कपड़े हैं, है ना, जिनको छापा जाता था। बंडाना क्या होता है, बंडाना चटक रंग का होता है, सिर पर या गले पर पहना जाता था, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और ये हिंदी के शब्द बांधना से लिया गया है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छींट कपड़े का हमको चित्र दिया गया है। बेसिकली ये कपड़ा जो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में छापा गया है। और अगर आप इसे देखेंगे तो ईरान और यूरोप के अंतर्गत निर्यात होने वाले छींट का सबसे बढ़िया उदाहरण था। अगर इस श्रेणी में चटक रंगों वाली बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे, जिन्हें बांधने और रंगसाजी के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे अगर आप देखेंगे तो उस पेज में, बही का जो पेज मैंने आपको ऊपर दिखाया, उस पेज में जिनका नाम और उनके जन्म स्थान के अनुसार जो है कपड़ों का नाम यहाँ पर लिखा गया होता था। जैसे कासिम बाजार हो गया, पटना हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा हो गया, चारपुर हो गया। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। तो जो है अलग अलग स्थानों में मिलने वाले जो भारतीय कपड़े थे, वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा एक समय पर प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ पर बंडाना डिजाइन दिखाया गया है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, बांधना। तो बेसिकली ये जो डिजाइन होता था, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपको गुजरती लकीर दिख रही होगी कपड़े के मध्य भाग में। दरअसल ये जो है ओढ़नी और बांधने का ओढ़नी में दो बांध रख दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं। अच्छा भाई, दो बांध कर रंगे गए हैं, टाई और डाई। रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। और बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। ध्यान रखना है आपको, कौन सी शैली कौन से क्षेत्र से संबंधित है और ये कपड़े कहाँ कहाँ बनाए जाते थे, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है यहाँ पे कैलिको अधिनियम की। तो देखो, जब भारत का कपड़ा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा, तो ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे, जो वहाँ कपड़ा बना रहे थे, उनका कपड़ा कम बिकने लगा, क्योंकि भारत का कपड़ा ब्रिटेन में मशहूर ज़्यादा हो गया था। इसलिए उन लोगों ने विरोध किया। तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो छींट का कपड़ा था उस पर पाबंदी लगा दी। और संयोगवश उन्होंने छींट के कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए जो एक्ट बनाया, उस एक्ट को भी नाम दिया कैलिको अधिनियम। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे, और भारतीय कपड़ों के सामने अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में उनका कपड़ा बिक सके। लेकिन जो भारत में बनने वाला कपड़ा था, उसकी क्वालिटी और ब्रिटेन में बनने वाले कपड़े की क्वालिटी में बहुत अंतर होता था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखा, हमारे पास दिया गया है कि भारतीय कपड़ों की होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। यानी जो भारत में कपड़ा बनता था, उसकी टक्कर के लिए इंग्लैंड में जो है वो तकनीकी सुधारों की ज़रूरत वहाँ पर पड़ी। जैसे 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया। इससे जो है जो परंपरागत तकलियाँ थी, यानी कपड़े बनाने की जो मशीनें थी, उनकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और 1786 में रिचर्ड आर्काइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। तो ध्यान रखना है आपको, रिचर्ड आर्काइट ने वास्प इंजन का आविष्कार 1786 में किया, और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया। इससे हुआ ये कि इन आविष्कारों से अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। जैसे ही ये आविष्कार हुए तो वैसे ही कीमतें घट गई। देखो, जैसे ही टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, वैसे वैसे जो है जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम होती जाएंगी। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी हमेशा सस्ती होती जाती है। आपका जो मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग में 20,000 रुपये का था,
धीरे धीरे वो 17-18 हज़ार रुपये का, धीरे धीरे 15 हज़ार रुपये का मिलना शुरू हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी महंगी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी वस्तुओं के मूल्य को जो है वो सस्ता कर देती है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है तकनीकी की। अगर यहाँ पर हम मूल रूप से बात करें तो भारतीय कपड़े का जो दबदबा था वो 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और बहुत सारे यूरोपीय व्यापारियों ने इसके व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत में चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। जैसा हमने पहले भी देखा कि ब्रिटेन से चांदी लेकर के आते थे और भारत में व्यापार करते थे, भारत से सामान खरीदते थे और उन सामानों को ब्रिटेन में बेच करके मुनाफा कमाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अब लेकिन आपको पता है कि बंगाल में अधिकार हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। वहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत उनको दीवानी अधिकार मिल गए थे। तो जब दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गए तो उनको भारत से राजस्व प्राप्त होने लगा, और राजस्व जैसे ही भारत से मिलने लगा अंग्रेज़ों को, यानी अब अंग्रेज़ों को भारत में कमाई होना शुरू हो गई। तो इंग्लैंड से चांदी वगैरह और सोने वगैरह जो है सिक्के लाना उन्होंने बंद कर दिया, और भारत के राजस्व से ही भारत में सामान खरीदते थे और उस सामान को ले जा करके ब्रिटेन में बेच देते थे। तो यहाँ पे कोचीन में डच बस्तियों का एक दृश्य दिखाया गया है। जैसे जैसे कोचीन के क्षेत्र में डच बस्तियाँ विकसित हुई तो बहुत सारे यूरोपीय क्षेत्रों में भारत का जो व्यापार है वो फैला, और बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी भी जो है यहाँ पर की गई थी। ये कुछ कपड़ा बुनाई केंद्र हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े बुने जाते थे। आप इस कॉलम को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर कपड़े जहाँ जहाँ बुने जाते थे उनके बारे में दिया गया है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम आगे देखेंगे तो बुनकर कौन थे। बुनकर का काम दरअसल वो कारीगर करते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर में आगे बढ़ते आ रहे थे। जैसे किसी के पिताजी बुनकर का काम करते हैं तो वो बचपन से इस काम को करते हुए आ रहा था। बंगाल में तांती हो गया, उत्तर भारत में जुलाहे या मोमिन हो गया, दक्षिण भारत में साले या कैकोलर हो गया, देवांग समुदाय हो गए, ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो नाम याद रखना है कौन कौन से समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, ये आपको ध्यान रखना है। सूत कातना जो है वो कपड़ा उत्पादन का पहला चरण था और ये काम अधिकांश तो महिलाएं करती थी। चरखा तकली घर घर में पाए जाते थे। चरखे को, धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। इस तरीके से यहाँ पर चित्र हमको दिखाया गया है। और रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए एक स्पेशल प्रकार के कारीगरों की ज़रूरत पड़ती थी जिनको चिप्पीगर कहा जाता था। तो जो छपाईदार कपड़ा होता था उसको बुनने के लिए जो है चिप्पीदार कारीगरों की ज़रूरत पड़ती थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल का एक तांती बुनकर, ये चित्र जो है बेल्जियम के चित्रकार सोल्विंस के द्वारा जो है यहाँ पर बनाया गया। तांती ध्यान रखना, बंगाल में जो कपड़े बुनकर होते थे उनको बंगाल में तांती कहते थे, उत्तर भारत में जुलाहा या मोमिन कहते थे, दक्षिण भारत के में उनको साले या कैकोलार कहते थे, या फिर इनको देवांग समुदाय वगैरह कहते थे जो भारत में बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। और अगर आपको कह रहा है रंगीन कपड़े के लिए तो ध्यान रखना है जो छपाईदार कपड़ा होता था उसके लिए चिप्पीगर नामक जो है कारीगरों की आवश्यकता हमको पड़ती थी। अब बात आती है कि भारतीय कपड़े का पतन कैसे शुरू हुआ। तो पतन जो है विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको दो बातें समझने को मिलेंगी। कुछ महत्वपूर्ण कारणों में दो कारण आपको समझना होगा। एक तो भारत के कपड़े भारत के कपड़े का जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा थी, भारत के कपड़े का जो यहाँ पर कंपटीशन था वो यूरोप और अमेरिका में बनने वाले तकनीकी के माध्यम से बने कपड़े से था। यानी वहाँ टेक्नोलॉजी से जो कपड़ा बन रहा है, भारत में कपड़ा बुनकर उनको हाथ से बुन रहे हैं। तो इस वजह से भारतीय कपड़े का जो है वो टकराव ऐसी तकनीकी से होने के कारण एक तो इस उद्योग का पतन हुआ। दूसरा क्या है कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े निर्यात करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क थोप दिया था। अब जो भारत में कपड़ा बन रहा था उसको ब्रिटेन में ले ही नहीं रहे थे। इससे ब्रिटेन में कपड़ा जब नहीं जा रहा था तो भारतीय कपड़े की मांग जो है वो धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर घटने लगी। ग्लोबली कपड़े की मांग घटने लगी।
इंग्लैंड के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो सूती कपड़े की 19वीं सदी के शुरुआत में भारतीय कपड़े को अगर अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से बाहर कर दिया, और इसकी वजह से जो है हमारे बहुत सारे बुनकर जो है वो बेरोजगार भी हो गए। तो जैसे ही ब्रिटेन में कपड़ा बना तो उसने भारत के कपड़े को बड़ा नुकसान किया। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का एक व्यापारी जो है निवेदन कर रहा है कि जो अंग्रेज़ों का बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो उन पर जो है कपड़े बुनने के लिए उनको ऑर्डर दे, नहीं तो वो लोग जो है भूख से मर जाएंगे। तो ये जो स्रोत दिया गया है आपके पास, ये समझाना चाह रहा है कि जैसे ही इंग्लैंड के अंतर्गत जो है कपड़ा उद्योग शुरू हुआ, वैसे ही भारत से जाने वाले कपड़े का इंग्लैंड में प्रयोग कम होने लगा, और इससे जो है भारतीय बुनकरों पर गहरा प्रभाव पड़ा, उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ा। औरांग बेसिकली एक फ़ारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है गोदाम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अखबार में एक महिला का जो दुख है वो उसको बताया गया, एक विधवा महिला जो उन्होंने दर्पण नामक बंगाली समाचार पत्र में अपनी दुर्दशा को बयानित किया है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1830 के दशक तक जो भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए थे, और 1880 तक आते आते ये स्थिति हो गई कि भारत में जितना सूती कपड़ा लोग पहनते थे वो भी 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। अब देखो, कपड़ा बन रहा है ब्रिटेन में और आ रहा है भारत में। इससे न केवल बुनकरों को बल्कि सूत कातने वालों की भी हालत ख़राब होती गई। जो महिलाएं सूत कात करके अपनी आजीविका चला रही थी वो बेरोजगार हो गई। भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कुछ किस्में जो मशीनों पर नहीं बन सकती थी वही जो है यहाँ पर बची रही भाई। बाकी ब्रिटेन से आने वाला कपड़ा सस्ता भी था, और इस कपड़े को जो ब्रिटेन से आने वाला कपड़ा मिलों में वो बेहद मोटा बनता था, और भारतीय गरीब पहनते थे इन कपड़ों को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के कपड़े की क्वालिटी ख़राब भी थी, लेकिन वो कपड़ा सस्ता था, तो इसलिए जो है उसका प्रयोग बढ़ने लगा। यहाँ तक कि अगर आपने दक्षिण भारत में मदुरा या पश्चिम में सोलापुर का आपने नाम सुना होगा, तो 19वीं सदी में ये नए बुनकरी के कुछ महत्वपूर्ण शहर बनकर के सामने आए। तो जब 18वीं सदी में 1880 तक जो है हमारा कपड़ा उद्योग का पतन हो गया था पूरे तरीके से लगभग, तो तब यहाँ पर मदुरै और आपका सोलापुर जो शहर है ये नए बुनकरी के केंद्र के रूप में सामने आए। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आह्वान किया, आप जानते हैं, और खादी को जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक माना गया। चरखा जो है वो भारत की पहचान बन गया। और एक लाइन आपको जो ध्यान रखनी है बहुत इम्पोर्टेंट, 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे की बीच वाली पट्टी में जगह दी थी। तो अगर आपको पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे की बीच वाली पट्टी में चरखे को कब जगह दी थी स्वदेशी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो 1931 के दौर में, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है सूती कपड़ा मिलों का उदय। अगर हम देखेंगे तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। इससे पहले कलकत्ता के रिसरा में स्थापित हुई थी, लेकिन वो सूती वस्त्र मिल सफल नहीं रही। ये कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से इंग्लैंड, चीन में होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। दूसरा, मुंबई में कपास की खेती होती थी क्योंकि मुंबई के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ कपास जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था, इसलिए सूती कपड़ा मिलों को आसानी से सामान मिलने लगा और बम्बई के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग जो है वो 1854 के दौर में भारत का पहला सफल उद्योग बना भाई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सूती वस्त्र मिल का जो है वो चित्र लिया गया है, एक तस्वीर ली गई है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1900 तक आते आते जो बम्बई का क्षेत्र था वहाँ पर 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई। 1854 में जहाँ पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी वहाँ 1900 आते आते 84 कपड़ा मिलें स्थापित हो गई थी। बहुत सारी मिल पारसी और गुजराती व्यापारियों ने खोली थी और ये चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा जो है ये लोग कमा चुके थे।
अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला सूती वस्त्र का, ये ध्यान रखना है। कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की भी मांग बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। तो अगर हम देखेंगे तो प्राथमिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों में को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि उद्योगों को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों से मुलाकात करना पड़ता था, और दूसरी बात, उन पर सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था भारतीय कपड़ों पर। ये प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती चली गई, लेकिन औपनिवेशिक काल था, ब्रिटेन में बने कपड़ों को जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। और अगर हम देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय पर सूती वस्त्र उत्पादन में पहली बड़ी लहर दिखाई गई। 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और इस समय पर सूती वस्त्र उत्पादन में बड़ी लहर दिखाई दी। कारण क्या था? क्योंकि उस समय ब्रिटेन में बनने वाला जो कपड़े था उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, और भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सूती कपड़ा जो है वो काफ़ी उच्च तरीके से सूती वस्त्र उद्योग फल फूल रहा था भाई। यहाँ टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। लौह इस्पात के लिए आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे टीपू की तलवार दिखाई दे रही होगी। तलवार को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कुरान की आयतें जो हैं वो छपी हुई हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस तलवार को देखेंगे जब आप, तो इसमें ऊपर कुछ आपको आयतें छपी हुई दिखाई देंगी इस प्रकार से। नीचे आपको यहाँ पे शेर की आकृति जो है वो दिखाई दे रही होगी। तो ये जो तलवार है ये बनी हुई थी वुड्स स्टील की। क्या होता था वुड्स स्टील? वुड्स स्टील ऐसा स्टील होता था जिसमें कार्बन के गुण बहुत ज़्यादा होते थे, और ये तलवार इतनी पैनी होती थी कि ये तलवार जो है लोहे की ढाल को भी आसानी से काट सकती थी। इस तलवार में लोह कवच को काटने की भी शक्ति होती थी, लहरदार होती थी, और ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन अधिक होने के कारण ये बड़ी भयानक तलवार होती थी। तो टीपू की मृत्यु के बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा किया कि सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद फ्रांसिस बुकानन ने जब मैसूर की यात्रा की तो उसने यहाँ सैकड़ों भट्टियों में बनने वाला प्रगलन, यानी पिघला करके, चट्टान को पिघला के धातु प्राप्त करना, उसको प्रगलन कहते हैं। तो यहाँ पर कैसे प्रगलन के माध्यम से तलवारें वगैरह बनाई जाती थी या वुड्स स्टील तैयार किया जाता था। अगर इस्पात की बात करें हम या लोहे की बात करें तो असल में आपको ध्यान रखना है कि वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हक्कू, तमिल और मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। तो आपको वुड्स से समझ पूछेगा तो कन्नड़ में इसको उक्कू कहते हैं, तेलुगु में हुक्कू कहते हैं, तमिल और मलयालम में उरक्कू कहते हैं। जो भारत का वुड्स स्टील था वो इतना ज़्यादा यूरोपीय वैज्ञानिकों को उसने आकर्षित किया कि फिजिक्स के अंतर्गत बिजली और चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे का आपने नाम सुना होगा। माइकल फैराडे ने 1818 से 1822 तक वुड्स स्टील पर अध्ययन किया। तो ये वुड्स स्टील से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती थी, कौन कौन से भाषाओं में इसके लिए कौन कौन शब्द हैं, यूरोप के एक वैज्ञानिक ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया, टीपू सुल्तान की तलवार इसी स्टील की बनी होती थी। गांवों में उजड़ी भट्टियां, वुड्स स्टील के उत्पादन से लोहे के परिशोधन की परिष्कृत तकनीक की जरूरत थी। 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर पर बिहार भारत के हर एक जिले में लोहे को गलाकर के स्थानीय भंडारों में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कोई ना कोई कुछ ना कुछ औजार या साधन जो है वो स्वयं से लोहे की भट्टियों में लोहा गला करके बना देता था। अब प्रगलन का काम पुरुष करते थे और जबकि भट्टियों को हवा देने का, धौंकनी चलाने का काम महिलाएं करती थी। वो यहाँ पर हमारे पास लोहा कारीगरों का एक चित्र में भी दिखाया गया है जो
लोहा चित्र हमारे पास बिहार के क्षेत्र का है, पालामाऊ क्षेत्र का। अगर हम बात करें तो मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगालकों को आगरिया समुदाय रहता था, यानी जो लोहे को पिघलाने वाले लोग हैं उनका एक आगरिया समुदाय रहता था। आगरिया समुदाय जैसे लोहा बनाने में माहिर थे, तो ध्यान रखना आगरिया समुदाय लोहा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। 19वीं सदी में अकाल पड़ने की वजह से पूरे इलाके में पूरा इलाका तबाही में बदल चुका था। मध्य भारत में आगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया। गांव छोड़ करके रोजी रोटी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जो है या काल के समय पर जाते रहे। मुख्य तरीके से आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 19वीं सदी तक आते आते परगलन का हुनर खत्म होने लगा और ज़्यादातर गांवों में जो भट्टियाँ थी वो ठंडी पड़ चुकी थी। लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी वजह तो वो नए कानून ही थे जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि वनों पर पाबंदी लगा दी थी भाई ब्रिटिश सरकार ने। और दूसरी बात यह है कि लोहे की भट्टियों को जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी, तो जब वन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो लकड़ी या कोयला कहाँ से आएगा? तो ये एक बड़ी समस्या जो है उस दौर की बनी हुई थी भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से भारत में लोहे का ये जो उत्पादन है ये धीरे धीरे कम होता रहा। अगर बात करेंगे तो भारत में लौह इस्पात कारखानों का उदय कैसे हुआ, तो देखेंगे 1904 की बात है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स वेल्ड। ये ध्यान रखना है आपको, अमेरिकी भूवैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? चार्ल्स वेल्ड। दूसरा, भारत में जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। मतलब वे भारत में आधुनिक लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने काफ़ी सारा पैसा खर्च भी कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में लौह इस्पात के कारखाने के लिए अपनी बड़ी संपत्ति का भाग खर्च करने के लिए तैयार थे, पर उनकी शर्त थी कि उम्दा लौह अयस्कों का भंडार का पता चल सके। जब वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय पर कई घंटों तक जंगल को खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे गांव में जा पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ स्त्री और पुरुषों को टोकरी में भर करके लौह अयस्क ले जा रहे थे उनसे पूछा। ये लोग आगरिया समुदाय के लोग थे जो यही काम करते थे लौह अयस्क का। उनसे पूछा कहाँ से लाए, तो उन्होंने दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया और वो पहाड़ियाँ हैं रजरा पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कौन सी पहाड़ियाँ, तो ध्यान रखना है रजहारा पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हैं और ये दुनिया का सबसे उत्तम लौह अयस्क भंडारों में से एक है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जब उनको लौह अयस्क भंडार मिला टाटा और वेल्ड को, तो उन्होंने इस लौह अयस्क भंडार को देखने के बाद खुशी तो जाहिर की, लेकिन यहाँ कारखाना लगाने में एक समस्या थी कि पानी नहीं था आसपास कहीं। और जब पानी नहीं था तो आगरिया समुदाय के लोगों ने ही एक और स्रोत को ढूंढने में मदद की, जहाँ पर भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई, जहाँ से जो है भिलाई स्टील संयंत्र को जो है लौह अयस्क की आपूर्ति की गई। ये भी आगरिया समुदाय के लोगों ने ढूंढ करके दिए। तो कुछ साल बाद बहुत सारा जंगल साफ करके सुवर्ण रेखा नदी के किनारे जो है एक जमशेदपुर शहर बनाया गया, ये आप यहाँ पर देखोगे। और यहाँ जो है फैक्ट्री लगाई गई। ये जो फैक्ट्री स्थापित हुई इसका नाम था टिस्को। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। और 1912 में टिस्को में जो है वो स्टील का उत्पादन शुरू हो गया था। बहुत सही समय पर टिस्को की स्थापना हुई थी। क्यों सही समय पर हुई थी? क्योंकि ब्रिटेन में बने स्टील का आयात जो है वो भारत कर रहा था और इसी दौर में भारत में रेलवे का विस्तार भी हो रहा था। लेकिन रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ पर बहुत मांग थी और हमारे यहाँ पटरियाँ बनती नहीं थी। स्टील से पटरियाँ बनती हैं, वो पटरियाँ हमारे यहाँ नहीं बनती थी, वो ब्रिटेन से आती थी। अब ये जो है ना वो एक बड़ी समस्या थी। जब टिस्को की स्थापना हुई तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसी दौर में पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 18 के बीच शुरू हो गया।
तब ब्रिटेन ने अपने देश में जितने भी लौह इस्पात का कार्य करने वाली कंपनियां थी उन सबको एक काम दिया कि आप केवल जो है लौह इस्पात का प्रयोग युद्ध सामग्री बनाने के लिए करो। तो इस समय पर टिस्को को पूरा भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने का मौका मिला। ब्रिटेन में बनने वाले लौह इस्पात उद्योगों में कमी आई और भारत में टिस्को जो है वो पूरी तरीके से उभर करके आया और इसी दौरान भारतीय रेलवे पूरे तरीके से टिस्को पर आश्रित हो गया। यानी पटरियां बिछाने के लिए जो हमको स्टील की आवश्यकता थी वो टिस्को जो है अपने आप उत्पादन करने लगा। ये स्थिति हो गई कि 1919 तक जो है टिस्को से बनने वाला 90% इस्पात जो था उसको ब्रिटिश सरकार खुद ही खरीद लेती थी, क्योंकि ब्रिटेन में इस्पात की बहुत कमी तब जो है वो हो चुकी थी। सूती कपड़े की तरह लौह इस्पात औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा तो सूती कपड़े की तरह जो है लौह इस्पात उद्योग भी चमकने लगा। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ और ये पहले विश्व युद्ध के बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया, सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई और भारत में नियंत्रण बढ़ाने के लिए संघर्षरत और आखिरी दशकों में बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। जापान में औद्योगिकरण की शुरुआत, ये आप चाहें तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहरहाल हम इसको स्किप कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहें तो 1868 में सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश ने जो है जापान के पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसके समय पर, मेजी राजवंश के समय पर जापान में 1868 में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और उन्होंने डाक सेवा, टेलीग्राफ, रेलवे, वास्तुचलित इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो आप ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन जैसे देखो, जमादानी क्या है, बंडाना क्या है, आगरिया कौन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों से आपको समझ आना चाहिए कि भाई हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है और हमको क्या क्या पता होना चाहिए, हमारे नोट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको इन क्वेश्चनों से समझ आनी चाहिए चीज़ें। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसमें हम लोग पुनर्जागरण काल से संबंधित चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो इस पर भी ध्यान देंगे। आगे आगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि उससे आदिवासियों पर फर्क पड़ा, राजाओं पर फर्क पड़ा, नवाबों पर फर्क पड़ा। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अलग अलग वर्गों पर इससे फर्क पड़ा। लेकिन विद्यार्थियों के जीवन को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन पर भी फर्क पड़ा। अंग्रेज जब भारत आए तो वो मानते थे कि देसी समाज को उन्हें सभ्य बनाना है। उनका मानना था कि भारतीय समाज को अंग्रेज जो है अगर सभ्य बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको एक अच्छे कर्मचारी जो है वो कार्य करने के लिए मिलेंगे। तो अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा जो आज हमें दिखाई पड़ रही है वो पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुई, इस पर विचार करेंगे। और भारतीयों को जो है कैसे पढ़ाया जाता था अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो उसकी परंपरा को भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया गया है प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद का मतलब यहाँ पर क्या है, तो प्राच्यवाद का मतलब है जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है उसके संदर्भ में यहाँ पर हमारे पास जानकारी दी गई है। तो यहाँ विलियम जोन्स का एक चित्र दिया गया है जिसमें वे फारसी भाषा सीख रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1783 में विलियम जोन्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज पद पर तैनात हुए। कानून के माहिर होने के साथ साथ जोन भाषाविद भी थे, यानी जिसे भाषा की जानकारी हो। ऑक्सफोर्ड ग्रीक और लैटिन का उन्होंने अध्ययन किया था और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वो रोजाना घंटों विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियाँ, उनकी व्याकरण, संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया।
तो विलियम जोन्स जो थे उन्होंने धीरे धीरे भारतीय जो है दर्शन धर्म परंपरा को समझना शुरू किया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात होने वाले बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भी इस संदर्भ में दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्होंने मुलाकात की इसी समय पर हेनरी टॉमस कोलब्रुक से और नेथेलियन हॉलहेड से, जो भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत फारसी की रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए इन लोगों के साथ मिलकर के जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्र का प्रकाशन किया। ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया है, ध्यान रखना है। लेकिन आपको यहाँ पे दो लोगों का नाम ध्यान रखना है, विलियम जोन्स के साथ साथ हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड। तो यहाँ पे हेनरी टॉमस कोलब्रुक का एक चित्र दिया गया है। वो संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे, ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे, तो इसलिए उनका भारतीय सभ्यता उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता अपने प्राचीन काल में अपने वैभव पर रही है और उनके राय को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब जोन्स और यहाँ पर विलियम जोन्स और कोलब्रुक इन सभी ने जो है इस संदर्भ में अपना कार्य शुरू किया, तो उन्होंने माना कि हिंदू और मुसलमान जो है वो असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए जो है उनको समझा जा सकता है और भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। दोनों प्राचीन ग्रंथ ढूंढने, उनका व्याख्या करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए और अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद मिलेगी। इसके उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया। अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इससे हुआ क्या, इन प्रयासों और विचारों के प्रभावित होकर कंपनी के सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो वे चाहते थे कि भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करें और संस्कृत और फारसी को काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हों, जिससे वे आदर और महत्व देते हों। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसा खोला भाई एक। तो आप यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स का एक चित्र देख सकते हैं। इसको कलकत्ता स्थित मेमोरियल हॉल में जो है वो स्थापित किया गया है। अब इस तस्वीर से क्या पता चलता है कि प्राच्यवादी किस तरह की सोच रखते थे भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में। अगर आप देखेंगे तो ऊपर वॉलिंगटन की भव्य प्रतिमा बनी है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ मुंशी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों की विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें कई बार वे केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर नाम देते थे। वर्नाकुलर क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो किसी मानक भाषा के लिए स्थानीय तौर पर प्रयोग किया जाता है, उसको वर्नाकुलर कहते हैं। तो मतलब स्थानीय भाषा के लिए अंग्रेज जो शब्द प्रयोग करते थे उसको वर्नाकुलर कहते हैं। आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। हेस्टिंग्स ने जो है प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद करना चाहते थे। कलकत्ता मदरसे की उन्होंने स्थापना की और उनका मानना था कि यहाँ प्राचीन रीति रिवाज और ज्ञान की संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। जैसा आपको पता है कि 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि वह संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, पर कंपनी के सभी अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे।
बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, यानी इस संदर्भ में बिल्कुल। तो आप यहाँ तक ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो प्राच्यवाद के समर्थक थे, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए यहाँ पर, जैसे नाम बताया मैंने आपको, यहाँ पर कोलब्रुक हो गए, जॉन्स हो गए, या फिर हमने यहाँ पर नाम पढ़ा था नेथनियल हॉलहेल हो गए। ये भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, तो ये प्राच्यवाद के समर्थक थे कुछ अंग्रेज, जबकि कुछ अंग्रेज प्राच्यवाद के समर्थक नहीं थे। तो प्राच्यवाद की कठोर आलोचना की उन्होंने, और इस संदर्भ में अंग्रेज़ों ने जो प्राच्यवाद के समर्थक नहीं थे, उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत और अरबी भाषा के अध्ययन पर, संस्कृत, अरबी, फारसी या अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए जैसे प्राच्यवादियों पर। जो लोग इसके संदर्भ में इसके समर्थक थे कि संस्कृत और फारसी का अध्ययन भारतीयों को कराना चाहिए, उनको प्राच्यवादी कहते हैं। लेकिन प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले, यानी जो प्राच्यवादियों के विरोधी थे, जिनको पाश्चात्यवादी कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर को जिन लोगों ने प्रमोट किया, उनमें जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका मानना था कि देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी राय के जरिए व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए, और इससे जो है होगा क्या, तो इससे वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली जाएगी। 1830 में प्राच्यवादियों का विरोध और तगड़ा हो गया। तो प्राच्यवादियों का विरोध जो है, वो सबसे बड़ा आलोचक प्राच्यवाद का आकर के निकल करके आया, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मैकाले के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि मैकाले भारत को एक असभ्य देश मानते थे। मैकाले का ये भी मानना था कि जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है भारत को, मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। तो मैकाले जो है भारत को एक असभ्य देश मानते थे, जिसे वो सभ्य बनाना चाहते थे। भाई मैकाले के अनुसार भारत की किताबों में और भारत के साहित्य में कुछ नहीं रखा हुआ। ये था मैकाले, जो अंग्रेजी शिक्षा का भयानक समर्थक था, लेकिन भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा विरोधी था। यानी प्राच्यवाद का सबसे बड़ा विरोधी यही व्यक्ति था, जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मैकाले ने कहा कि देखो, ये कथन मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्य कृतियाँ पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के विकास से अवगत हो पाएँ, और उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों और मूल्य संस्कृति को बदलने का रास्ता है। मैकाले ने मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया। तो अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम आप जानते हैं मैकाले के द्वारा पारित किया गया 1835 के अंतर्गत। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है भाई क्लास के अंतर्गत। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ये मैकाले ने यहाँ पर अपनी दलील दी थी। कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए, ये मैकाले की संस्तुति थी। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की जो है वो संज्ञा दी थी यहाँ पर मैकाले ने। तो अगर आपको पूछेगा कि किस व्यक्ति ने प्राच्यवाद के, यानी जो पुरानी शिक्षा थी, परंपरागत शिक्षा, उनके संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर कहा, तो ये किसने कहा है? मैकाले ने। ये आपको नोट कर लेना है भाई। अब बात करें यहाँ पे व्यवसाय के लिए शिक्षा, तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को इस विषय में एक नोट भेजा था।
चार्ल्स वुड के नाम से जारी इस संदेश को वुड डिस्पैच यानी वुड का नीति पत्र कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, ये भी पढ़ाया है मैंने। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए एक बार दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो वुड डिस्पैच के माध्यम से भी वापस जो है यूरोपीय शिक्षा को अपनाने की बात यहाँ पर की गई थी। मैकाले ने जो है ये एक कथन दिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, चाहें तो आप इस कथन को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को समझने को मिलेंगी। वुड के नीति पत्र में तर्क दिया गया था कि भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा यूरोपीय शिक्षा से। दूसरा, वुड डिस्पैच ने कहा कि भाई जैसे हम भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा देंगे तो वो उससे ईमानदार और सत्यवादी बनेंगे, और इसके बाद कंपनी के पास जो कर्मचारी हैं उनकी कमी नहीं रहेगी। भाई जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं उनकी कमी नहीं रहेगी। और पूरब का साहित्य जो है न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा करता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ये वुड डिस्पैच में कहा गया था भाई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया, शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया, विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाए। जैसे 1857 में जब 1857 की क्रांति चल रही थी, मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह चल रहा था, तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये भी मैंने आपको बताया है कि 1857 में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। भाई ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय ज्ञान का तर्क जो है ये वुड डिस्पैच नीति पत्र में यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। भाई इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पास पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। अब बात आती है नैतिक शिक्षा की मांग। यहाँ तक क्या देखने को मिलता है कि भाई जो ईसाई प्रचारक थे उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जो है नैतिक चरित्र में सुधार लाना है, और नैतिकता उत्थान के लिए ईसाई शिक्षा जरिए ही संभव है, यानी ईसाइयों की शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये विलियम कैरे है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, श्रीरामपुर मिशन वाला। तो इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरोध में थी। कंपनी को ये भय था कि प्रचारक गतिविधियों की वजह से जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग अंग्रेज़ों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला, और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। तो ये आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना है भाई। 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी, और सरकार को लगता था स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहार, मान्यताओं और धार्मिक किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। कलकत्ता के हुगली के पास स्थित श्रीरामपुर कॉलेज, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, स्थानीय पाठशालाओं का क्या। तो अगर आप ये कोशिश करेंगे कि भाई अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय स्कूल कैसे होते थे और उनमें क्या शिक्षा की परंपरा थी, तो वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि अगर हम देखेंगे तो विलियम एडम को एक काम दिया गया, ईसाई प्रचारक थे जो, विलियम एडम को काम दिया गया कि वो भारतीय स्कूलों का दौरा करें बंगाल और बिहार में, और उन स्कूलों के बारे में जानकारी जुटाएं। तो एडम ने क्या देखा कि बंगाल और बिहार में जो है वो 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं, और हर पाठशाला में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते हैं। इन पाठशालाओं में काफ़ी बड़ी संख्या में, यानी 20 लाख से ज़्यादा भी जो है वो बच्चों की कुल संख्या है।
और ये पाठशालाएं संपन्न स्थानीय समुदाय द्वारा या स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई हैं। शिक्षा का तरीका उसने बताया काफ़ी लचीला था। जैसे जिन चीज़ों की आप स्कूल में उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय के पाठशालाओं में मौजूद थी। जैसे कि बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने के लिए बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, सालाना इंतज़ाम, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बरगद की छांव पर कहीं गांव में किसी दुकान या मंदिर के किसी कोने पर गुरु घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। भाई जो भी इस समय की शिक्षा व्यवस्था थी अंग्रेज़ों के आने से पहले, वो इतनी लचीली हमको दिखाई देती है। अगर मूल रूप से हम यहाँ पर बात करें तो नए दिनचर्या और नए नियम, जब 1854 के अंतर्गत वुड डिस्पैच आया तो वुड डिस्पैच के आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। जैसे प्रत्येक क्षेत्र में कंपनी ने जो है 4-5 पंडितों को स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा, इन्हें नौकरी पर रख लिया। तो वहाँ जो है पंडितों का काम पाठशालाओं का जो अध्यापन है उसकी स्थिति में सुधार लाना भी रखा गया। और प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल की रिपोर्ट भेजें। इस प्रकार से अंग्रेज़ों के आने के बाद वस्तुतः परिवर्तन हमको दिखाई देने लगे। नए नियमों से चलने वाली जो सरकारी अनुदान पाठशालाएं थी, अगर उनके भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, भाई नई व्यवस्था जो है उनके भीतर काम करने को तैयार नहीं थी। जो गुरु सरकारी आदेश का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते थे, वे सरकारी सहायता और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं को भी के सामने भी कमज़ोर पड़ने लगे। नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहली वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी। नई व्यवस्था ने अनुशासन की मांग की और नियमित रूप से स्कूल आए। जैसे अब कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घर के बच्चों को खेत के काम करने में जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। तो जैसे आज होता है वैसी व्यवस्था जो है वुड डिस्पैच के माध्यम से तैयार कर दी गई। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, अगर हम भारत के विषय में ही सोचें तो बहुत सारे विचारकों ने इस पर अपने विचार दिए हैं। भाई बात अगर मूल रूप से भारतीय विचारकों की करें तो यहाँ पर हमको कुछ देखने को मिलेगा जिसमें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के तर्क हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों के औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, जिससे लोगों को अपनी संस्कृति और सभ्यता से जो है वो गौरव नष्ट हो गया है। और गांधी का मानना था कि इस शिक्षा में विष भरा है या पापपूर्ण है या भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला और उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले संस्थानों के बारे में भारतीय ब्रिटिश शासन को नापसंद करने लगे थे। गांधी ने एक ऐसी व्यवस्था के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का पुनर्जीवित कर सके। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम नहीं रह गए हैं। जैसा आपने देखा होगा कि गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने स्कूल कॉलेज जो है वो त्याग दिए थे। तो ऐसे ही आपको इसमें भी ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ गांधी का मत हमसे जो है पूछा जा सकता है। तो गांधी जो थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। भाई उन्हें अपने ही सामाजिक परिवेश से काट दिया गया और अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। भाई
ये गांधी का विरोध था अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों के बारे में जो है वो नहीं बताया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान न होने की उपेक्षा जो है, व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। अब गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। यानी उनकी राय में साक्षरता केवल पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं थी। इसके लिए तो लोगों के हाथ से काम करना पड़ता था, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती है। मानसिक और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ये गांधी के द्वारा जो है इस संदर्भ में कहा गया था। बात अगर यहाँ पर की जाए, ये महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, शांति निकेतन का ये चित्र दिया गया है। लड़कियों की यहाँ जो है एक टोली दिखाई गई है। इसके साथ गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बैठे हैं। साक्षरता ही नहीं शिक्षा, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। गांधी ने जो है ये कथन दिया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस कथन को भी आप ज़रूर जो है नोट कर लें, या फिर इस कथन को भी ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि क्या कहा था गांधी ने शिक्षा के संदर्भ में। वो आपके पास यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर जो है एक बार पढ़ लें भाई। अगर आगे चलेंगे हम यहाँ पर, तो राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ और कई दूसरे विचारक जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे, जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के आमूल तौर पर भिन्न हो। अब बात आता है टैगोर का शांति निकेतन। तो टैगोर का शांति निकेतन की एक कक्षा चल रही है। ये 1930 का दशक है और आसपास का आप माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। तो क्या था शांति निकेतन और क्या थी यहाँ पर टैगोर के शिक्षा के बारे में सोच। तो टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन संस्था शुरू की थी, यह आप लोग जानते हैं। तो जब वो टैगोर जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। उनका वहाँ पे दम घुटने लगता था, उनको स्कूल दमनकारी लगता था, ऐसा लगता था कि स्कूल कोई जेल है, क्योंकि बच्चे वहाँ मनचाहा नहीं कर पाते। और जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते हैं तो टैगोर का दिमाग जो है वो कहीं और भटक रहा होता था। फिर बाद में टैगोर ने जब यहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना की, तो शांति निकेतन एक ऐसा स्कूल था, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर उन्होंने ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। और एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जहाँ बच्चे जो है अपनी स्वाभाविक सर्जनता और मेधा को विकसित कर सकते थे भाई। गांधी और टैगोर के दोनों के राय शिक्षा के बारे में आपको रखने हैं, दोनों में समानता भी हो सकती है। पश्चिमी सभ्यता और मशीनों प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर जो है आलोचक थे महात्मा गांधी, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो टैगोर का मानना था कि वेस्ट में यानी यूरोप में और इंडिया में, दोनों में जो बेस्ट है इनको जो है मिला दिया जाए। जबकि गांधी कहते थे कि जो वेस्ट है यानी जो आपका यूरोप का क्षेत्र है, उस यूरोप के लोगों को जो है ना वो यहाँ पर कोई भी नई तकनीकी लाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए भाई। तो गांधी का इस संदर्भ में मत अलग था, टैगोर का अलग था, वो आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं भाई। अगर यहाँ पर आगे की चीज़ों पर गौर करेंगे तो अन्यत्र एक चीज़ दिया गया है, सभा के लिए शिक्षा। तो 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू हुआ है ना। टॉमस अर्नोल्ड के दौर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये आप देखेंगे। तो आप अगर चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ ये चैप्टर होता है ख़त्म। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख करके समझ जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो नोट में बनानी है भाई। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस चैप्टर को देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई।